हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड जिनका हम प्रयोग प्रायः करते हैं और जानने अनजाने में हम उसका प्रयोग गलत करते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड जो कि हम हमेशा यूज़ करते हैं उसका, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पता कुछ वर्ड का। जैसे ये देखिए, डिनाई हो गया, रिफ्यूज़ हो गया, हमें लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है। नोटिस हो गया, फाइंड हो गया, यहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम किसका प्रयोग करें। तो चलिए इसी को हम समझेंगे इस वीडियो में, आगे देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं परीक्षा देना। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वीवीआई कर लीजिएगा। अगर आप शुरुआत में ग्रामर सीख रहे हैं तो इस चीज़ को आप बहुत ही वीवीआई कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ठीक, परीक्षा देना का स्पेलिंग सामान्यतः बच्चे यही जानते हैं या लोग यही जानते हैं कि चूंकि परीक्षा के लिए तो एग्जामिनेशन हो जाएगा और देना का स्पेलिंग गिव, तो क्या हो जाएगा, गिव द एग्जामिनेशन। लेकिन आप जान लीजिए आज के बाद ऐसा कभी मत कीजिएगा, गिव द एग्जामिनेशन बिल्कुल गलत है। अगर आप परीक्षा देना का स्पेलिंग गिव द एग्जामिनेशन कहीं भी लिखते हैं तो 100% आप श्योर रहिए कि आपका नंबर वहाँ पे कटने वाला है। ठीक, तो सही क्या होगा, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा। इसके जगह पर हम यूज़ क्या कर सकते हैं, तो देखिए, एक तो हम टेक एग्ज़ाम लिख सकते हैं। टेक एग्ज़ाम, ठीक, परीक्षा देना है लेकिन क्या लिखेंगे हम, टेक एग्ज़ाम, याद रखिएगा। दूसरा हम लिख सकते हैं अपीयर एट द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन भी कह सकते हैं। और तीसरा हम लिख सकते हैं सिट इन द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। तो तीन तरह से हम परीक्षा देना का स्पेलिंग लिख सकते हैं, टेक द एग्ज़ाम, अपीयर एट द एग्ज़ाम और सिट इन द एग्ज़ाम। लेकिन गिव द एग्जामिनेशन कभी नहीं लिखेंगे, अगर लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आई शैल नॉट गिव द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। इसका ट्रांसलेशन पढ़ने में आपको लग रहा है एकदम बिल्कुल सही है, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। यहाँ पे गिव है V1, देना हो जाएगा, एग्जामिनेशन ठीक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये सरासर गलत है। यहाँ पे हमें गिव क्या हो जाएगा, गिव को हटाना पड़ेगा और गिव के जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं आई शैल नॉट टेक द एग्जामिनेशन। इसका भी अर्थ यही होगा कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा। या फिर लिख सकते हैं आई शैल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। इसका भी अर्थ ये होगा कि मैं परीक्षा नहीं दूंगा या फिर मैं परीक्षा में शामिल नहीं होऊंगा। ठीक, और तीसरा तरीका से लिख सकते हैं आई शैल नॉट सिट इन द एग्जाम, यानी कि मैं परीक्षा में नहीं बैठूंगा। तो तीनों तरीका से आप बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका आप कभी मत अपनाइएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है ठीक उसी के उल्टा परीक्षा लेना। क्योंकि आप लोगों को लग सकता है परीक्षा का स्पेलिंग लेना, सॉरी, परीक्षा का स्पेलिंग एग्जामिनेशन और लेना का स्पेलिंग टेक, तो बहुत इजी है, टेक एग्जामिनेशन। लेकिन यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। परीक्षा लेना का स्पेलिंग टेक द एग्जामिनेशन कभी मत लिखिएगा, आपका वो गलत हो जाएगा। परीक्षा लेना का स्पेलिंग जब भी लिखना हो तो गिव द एग्जाम लिखिए। अब एग्जाम हो या टेस्ट हो, दोनों जगह काम करेगा। ठीक, गिव द एग्जाम भी हो सकता है, गिव द टेस्ट भी हो सकता है। ठीक, तो इस बात को भी याद रखिएगा। परीक्षा लेना की बात की जाए तो गिव द एग्जामिनेशन, परीक्षा देने की बात की जाए तो टेक द एग्जामिनेशन। ठीक, यहाँ पे भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे टीचर की जगह यहाँ पे टीचर होगा। टीचर लिखना चाहता था लेकिन गलती से द लिखा गया है, आदमी हूँ, मिस्टेक हो जाता है। ठीक, तो टीचर विल नॉट टेक अस द टेस्ट टुडे। ठीक, यानी कि शिक्षक आज हम लोगों को टेस्ट नहीं देंगे। ठीक, तो यहाँ पे टेक जो है, आपको लग रहा है कि परीक्षा मतलब कि टीचर आज हम लोग का टेस्ट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आपको टेक सही लग रहा होगा, लेकिन टेक यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिव हो जाएगा। गिव द टेस्ट एग्जाम, अभी आपने देखा यहाँ पे गिव द एग्जाम या टेस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, टीचर विल नॉट गिव अस द टेस्ट टुडे, या टीचर विल नॉट गिव अस द एग्जाम टुडे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे दो ही चीज़ समझना है हमको कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये लेना और देना में अंतर समझ लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत होने वाला है लेना और देना में। परीक्षा जब लेने की बात की जाए तो उल्टा चले जाइएगा, यानी गिव द एग्जाम, सॉरी हाँ, गिव द एग्जामिनेशन। और परीक्षा अगर देने की बात की जाए तो टेक द एग्जामिनेशन। बाकी सब सही है, सिर्फ लेना और देना को उल्टा कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है गलती करना। गलती करना का भी हम सामान्यतः अर्थ यही जानते हैं और लोग यूज़ भी करते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, डू मिस्टेक। ठीक, लेकिन बिल्कुल गलत है, इसको भी गलत, एकदम 100% गलत है, कहीं आपका सही नहीं होने वाला है। जब भी गलती करना का स्पेलिंग लिखना हो
तो मेक मिस्टेक लिखिए या कमिट मिस्टेक, एकदम बिल्कुल 100% सही रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप कहीं बोलिएगा भी तो। और डू मिस्टेक आपका थोड़ा जो अच्छा इंग्लिश का जानकार होगा वैसे भी उसको सुनने में भी खराब लगेगा और गलत तो है ही 100%। इसमें थोड़ा सा भी शक मत रखिएगा कि डू मिस्टेक सही हो सकता है, बिल्कुल गलत है। गलती करने के लिए हम हमेशा क्या लिखेंगे, मेक मिस्टेक या कमिट मिस्टेक। ठीक, तो जैसे एग्जांपल देखिए, आई हैव डन दिस मिस्टेक, मैंने इस गलती को किया है। तो यहाँ पे सामान्य लोग जो जानते हैं, जो ट्रांसलेशन बनाते हैं, उनको लगेगा कि बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हैव है और करना और गलती, तो बिल्कुल सही है कि मैंने इस गलती को किया है। लेकिन जो ग्रामर के जानकार होंगे आपको काट देंगे कि इसका सही क्या होगा। आई हैव, या तो मेक थी मेड लिखिए, आई हैव मेड दिस मिस्टेक, या आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक लिख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे वर्ब थ्री हमें लगाना है। तो मेड मिस्टेक होगा या कमिटेड मिस्टेक होगा। ठीक, तो ये हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा, गलती करना का मेक मिस्टेक या कमिट मिस्टेक, और वर्ब अपना सुविधा के अनुसार वर्ब बदलते रहिए, जौन वर्ब बदलना है बदल दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब अगला स्लाइड। अब अगला देखिए, थोड़ा सा हट के उससे। अब अगला यहाँ पे कुछ शब्दों में अंतर समझेंगे, जैसे सिंक, सिंक मीन्स होता है डूबना। ठीक, किसके लिए, तो निर्जीव के लिए। ड्रॉन मतलब भी होता है डूबना लेकिन सजीव के लिए। ड्रॉन मतलब डुबाना भी होता है, ये दोनों के लिए होता है। ठीक, सिंक मतलब डूबना निर्जीव के लिए, ड्रॉन मतलब डूबना सजीव के लिए, और ड्रॉन मतलब डुबाना सजीव निर्जीव दोनों के लिए। तो इसको एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे। जैसे देखिए, पहला एग्जाम्पल कहता है हमारा, ही डैश इन द रिवर वाइल बाथिंग। ही डैश रिवर इन द ही डैश इन द रिवर वाइल बाथिंग। अच्छा, यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, डूबना का कि डुबाना का। वह नहाते हुए नदी में डूब गया कि डूबा गया, डूब गया होगा, तो डूबना का सेंस आ रहा है। और ये क्या है, ही कोई आदमी ही होगा। ही कोई वस्तु के लिए तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी है कि कुर्सी टेबल के लिए ही क्या यूज़ कर देंगे। यहाँ पे किसी आदमी का है लिए हम ही का यूज़ किए हैं। तो जब आदमी डूबेगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, ड्रोन का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही ड्रोन्ड। क्या हो जाएगा, ही ड्रोन्ड, DROWNED। क्योंकि यहाँ पे टेंस जो है पास्ट में है, वह नदी में नहाते हुए डूब गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रोन्ड, यानी कि V2 का प्रयोग होगा। तो ड्रोन का V2 क्या हो जाएगा, ड्रोन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ड्रोन्ड। ठीक, यानी कि ये ड्रोन जो है उसी का V2 हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, माई बुक डैश इन द पॉन्ड। यहाँ पे हिंदी क्या निकल रहा है कि मेरा किताब नदी में डूब गया। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि मेरा किताब नदी में डुबा दिया। ठीक, मेरा किताब नदी में डूब गया। तो यहाँ डूबने की सेंस आ रही है। और बुक क्या है, निर्जीव है। तो जब निर्जीव है तो क्या यूज़ करेंगे हम, सिंक। तो यहाँ पे सिंक का हमें क्या चाहिए, वर्ब टू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस में है। तो माई बुक सैंक इन द पॉन्ड, मेरा किताब नदी में डूब गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए V2 का प्रयोग होगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, ही डैश हिज बुक इन द रिवर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसने अपना किताब नदी में डुबा दिया। यही ना कहेंगे, ऐसे थोड़ा कहेंगे कि वह अपना किताब नदी में डूब गया, नहीं होगा। उसने अपना किताब नदी में डुबा दिया। तो डुबाना का सेंस यहाँ पे क्या रहा है, तो डुबाना है तो ड्रोन होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसका भी V2 ही होगा। तो ड्रोन्ड, ही ड्रोन्ड हिज बुक इन द रिवर। तो उम्मीद है इस डूबना डुबाना का खेल आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला है रिफ्यूज और डिनाई। इसको तो बहुत ज़्यादा ही, जितना भी लगाना है लगा लीजिए, 10-20 हज़ार, और उसके बाद आई कर दीजिए। ठीक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भुलाल भटकल आएगा, ये भुलाल भटकल वाला VVI नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वाला VVI है। ठीक, तो इसमें समझते हैं हम रिफ्यूज का क्या होता है। रिफ्यूज और डिनाई दोनों का अर्थ होता है इनकार करना या मना करना। लेकिन रिफ्यूज का प्रयोग कहाँ करते हैं, अच्छे अच्छे सेंस में। जैसे कोई हमें आमंत्रण दे रहा है, वहाँ पे हम इनकार कर रहे हैं। कोई हमें कोई प्रपोजल या प्रस्ताव दे रहा है, वहाँ पे हम इनकार कर रहे हैं। कोई हमें सुझाव दे रहा है, वहाँ पे हम इनकार कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम रिफ्यूज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन हम पे अगर आरोप लगाया जा रहा है किसी चीज़ का, निगेटिव सेंस में कोई आरोप लगाया जा रहा है और उसके लिए हम इनकार कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, डिनाई का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, ही डैश टू एक्सेप्ट द प्रोपोजल ऑफ कंपनी। उसने कंपनी के प्रपोजल को मानने से, उनके मतलब उसने कंपनी का जो प्रस्ताव था उसको मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, रिफ्यूज होना चाहिए कि डिनाई होना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ, रिफ्यूज होना चाहिए। क्योंकि प्रस्ताव है, प्रपोजल, कंपनी उसको प्रपोज कर रही है कि भाई साहब आ जाइए और हमारे यहाँ काम कीजिए, वो कंपनी वाला प्रपोज समझिएगा। ठीक,
तो यहाँ पे कंपनी जो है प्रपोज कर रही है कि आप आइए हमारे यहाँ काम कीजिए, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे मेरा मन नहीं है, अभी मैं किसी दूसरे कंपनी से मेरा सेटिंग हो गया है, तो आप रहने दीजिए। तो यहाँ पे इसके प्रस्ताव को, इसके आमंत्रण को क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम रिफ्यूज्ड का प्रयोग करेंगे। ही लिखेंगे ही रिफ्यूज्ड। ही, अरे सुन के समझ लिए, ठीक, लिखा नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए। क्या लिखेंगे, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंपनी। उसने कंपनी के प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सेंस किसका आ रहा है, तो सेंस आ रहा है पास्ट टेंस का, इसलिए हम क्या लिखेंगे, ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ कंपनी। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, ही डैश हैविंग हिज हैंड इन दिस मर्डर। जब मर्डर आ गया तो फिर बात ही क्या करना। वह अपना हाथ इस मर्डर में होने से क्या करता है, मना करता है। तो यहाँ पे तो उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि भाई साहब आप भी थे उसमें, लेकिन ये क्या कर रहा है कि ना ना हम नहीं थे। तो जब हम नहीं थे तो इनकार कर रहा है कि ना हम उनमें शामिल नहीं थे। जब शामिल नहीं थे तो यानी कि डिनाई का प्रयोग होगा। ही डिनाई, सॉरी डिनाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे भी टू का प्रयोग किया जा रहा है। ही डिनाइड हैविंग हिज हैंड इन दिस मर्डर। उसने मना किया, उसका हाथ इस मर्डर में होने से क्या किया, उसने आपको इनकार किया कि मतलब उसका हाथ इस मर्डर में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और समझना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नोटिस और फाइंड में अंतर समझिए। यहाँ पे आप लोगों को लग सकता है कि तो बेमतलब का टाइम पास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नोटिस मतलब तो साफ साफ महसूस करना लिखा है, फाइंड मतलब पाना, तो इसमें कन्फ्यूजिंग क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग नहीं लग रहा है, लेकिन जब यहाँ पे आइएगा ना तो हो सकता है आपका बुद्धि चकरा जाए, ठीक। इसलिए यहाँ पे बताना मैं जरूरी समझा कि नोटिस और फाइंड में अंतर समझ लीजिए, ठीक। हिंदी इसका होता है महसूस होना, और फाइंड मतलब होता है पाना। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, आई डैश दैट समवन पास्ड बिहाइंड मी। तो यहाँ पे जब आपको भरने के लिए दे जाइएगा नोटिस और फाइंड, तो दोनों जगह थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा कि क्या भरे, दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए बोला कि मैंने महसूस किया कि मेरे पास से कोई गुजरा, कि मैंने पाया कि मेरे पास से कोई गुजरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोटिस हो जाएगा, क्योंकि हम महसूस ना करेंगे कि मेरे पास से कोई गुजरा है। तो क्या हो जाएगा, आई नोटिस्ड। आई नोटिस्ड दैट समवन पास्ड बिहाइंड मी। मैंने महसूस किया कि मेरे पीछे से क्या हुआ, कोई गुजरा। दूसरा देखिए, आई डैश हिम प्लेइंग। आई डैश हिम प्लेइंग, तो क्या मैंने उसे खेलते हुए महसूस किया, जी नहीं, मैंने उसे खेलते हुए पाया। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड हिम प्लेइंग। हाँ एक बात और है, जो लोग कुछ ज़्यादा ही तेज होंगे वो ये भी सोचने लगा होगा कि नोटिस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नोटिस क्यों लिख दे रहा है, यहाँ फाउंड लिखा है, फाइंड की जगह फाउंड क्यों लिख दे रहा है। तो उन लोगों को सलाह होगा कि वे लोग पहले जाकर किसी छोटे मोटे ना, वो क्या बोलते हैं, वो 12-15 रुपये में आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या कौन सा बुक बोलते हैं यार, वो ऑक्सफोर्ड का बेसिक आता है ना ट्रांसलेशन, तो उसको बनाया, उसमें थोड़ा सा टेंस उन्स पढ़ें, तब समझ में आएगा कि ये नोटिस का नोटिस्ड क्यों कर दे रहा है, और रिफ्यूज का रिफ्यूज्ड क्यों किया, सिंग का सैंक क्यों किया। तो ये सब समझ में तब आएगा जब आपको थोड़ा सा कम से कम बुद्धि खुला हुआ हो, ठीक। तो उम्मीद है जितना आज बुद्धि मतलब खोलने की कोशिश की हमने, आपका बुद्धि खुल गया होगा।